अब कुछ कुछ डायलेमास देखेंगे, फिर अप्लाइड एथिक्स के बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस देखेंगे। ये वीडियो 100% कंप्लीट नहीं होगी, इसके अलग अलग पार्ट्स आएंगे जिसमें डायलेमास और अप्लाइड एथिक्स के जो जो नई चीज़ें होती जाएंगी वो इन दोनों सेक्शंस में कवर करते जाएंगे। ठीक है, अब डायलेमास देखते हैं कुछ कुछ क्या एथिकल डायलेमास वगैरह जो आते हैं। पहले तो हाइंस डायलेमा। हाइंस डायलेमा इसका नाम याद रखना, पेपर में लिखने के लिए काम आएगा। तो सबसे पहले हाइंस डायलेमा देखते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग जो थे, उन्होंने एक हाइंस डायलेमा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा जो फोकस करता है किस चीज़ पे, मॉरल रीजनिंग बिहाइंड इंडिविजुअल डिसीजन, रेदर देन जो उन्होंने चॉइस बनाई उसको लेके ना, उसको नहीं कंसीडर कि पर मॉरल रीजनिंग क्या थी उनको इस चॉइस को लेके। ये रिवील करता है कि जो इन्फ्लुएंस है ना सोशल नॉर्म का ऑन देयर रीजनिंग वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। माई ओन एग्जाम्पल, ठीक है, अगर इफ़ माई कज़न यूएस से रिटर्न नहीं करता इंडिया में अपनी फादर की डेथ में या अपनी मदर की डेथ में, ऐसे रिलेटिव की डेथ में या रिलेटिव्स की शादी में, टू कंसोल या फिर टू सेलिब्रेट, तो इसका उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ही वॉज इन हाइंस डायलेमा। इसका मतलब क्या है कि विजिट इंडिया एंड रिस्क लूजिंग जॉब और लेट देयर मदर गो थ्रू ग्रीफ अलोन। ठीक है, ये दो चॉइसेस हैं। ठीक है, अब ये जो दो चॉइसेस में से बंदा चूज करेगा ना, नाउ हिज रीजनिंग वुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आई कल्चर ऑफ द यूएस। ठीक है, आई मतलब इंडिविजुअल कल्चर ऑफ द यूएस एज लिविंग देयर फॉर ईयर्स एंड नॉट वी कल्चर ऑफ इंडिया। वी कल्चर ऑफ इंडिया तो कहेगा कि वापस आ जा। तो इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल नॉर्म ऑन रीजनिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि अब लॉर्ड हनुमान को ना विदेशों में, इंडिया में लॉर्ड हनुमान की पूजा एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है और विदेशों में इसे मंकी वर्शिप कहते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट रिलेट टू द फीलिंग। ठीक है, तो ये लॉरेंस कॉलबर्ग का हाइंस एक्सपेरिमेंट, लॉरेंस कॉलबर्ग हाइंस एक्सपेरिमेंट। अब अगला है इन सिचुएशन लाइक हुम टू सेव और हुम टू नॉट। ठीक है, ऐसे में क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए। वन अप्रोच है यूटिलिटेरियनिज्म, जो जेरी बेंथम और जेएस मिल जिसे प्रमोट करते हैं। चूज मेजर दैट मेजर ग्रेटेस्ट सम ऑफ द हैप्पीनेस। ठीक है, अब हैप्पीनेस ऑफ हिडोनिस्ट और ऑल्ट्रुइस्टिक हैव डिफरेंट मीनिंग। मतलब हिडोनिस्टिक तो ये कहता है कि भाई मेरा प्लेजर मैक्सिमाइज करो, और ऑल्ट्रुइस्टिक कहता है कि सोसाइटल गुड अच्छा होना चाहिए। अब जैसे कि अगर सेविंग 30 लाइव्स ओवर 20 लाइव्स इज बेटर, ऐसा कोई कहेगा तो यस, सही बात है, सेव 30 लाइव्स, सेव 30 लाइव्स। बट इफ 30 आर ऑफ 60 एज एंड जो बाकी 20 है वो 20 की एज के हैं, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर 80 है तो पहले केस में 60 ईयर्स ऑफ लाइफ तुम बचा रहे हो, दूसरे केस में 1200 ईयर्स ऑफ लाइफ, तो हम कहेंगे ये 20 लाइफ बचा लो। बट इज दिस होलिस्टिकल अप्रोच, सपोज 20 पीपल्स आर क्रिमिनल्स, हाउ वुड यू डिसाइड। तो ऐसी सिचुएशन में ना कि हुम टू डिसाइड, तो अलग अलग फिलॉसफीज है। डेरिक पारफिट हमने ऊपर देखा था, लॉरेंस कॉलबर्ग, डेरिक पारफिट। डेरिक पारफिट का कहना है कि प्रायोरिटी टू वर्स्ट ऑफ, सिंस बेनिफिट टू दीज ग्रुप मैटर मोर देन इक्वलेंट बेनिफिट टू द इक्वल वेल ऑफ। जैसे कि बट एग्जाम्पल, जैसे कोविड-19 में एक ओल्ड पर्सन है विद मल्टीपल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बी वैक्सीनेटेड फर्स्ट, और चिल्ड्रन अंडर 18 हु हैव एक्सपीरियंस लेसर लाइफ। तो ये जो कहना है ना, गिव प्रायोरिटी टू द वर्स्ट ऑफ सिंस टू दूस ग्रुप मैटर मोर देन इक्वलेंट बेनिफिट टू द वेल ऑफ। तो अब इसमें ओल्ड पर्सन जिनको मल्टीपल एनसीडीज है या 18 साल से बहुत अच्छे छोटे जिन्होंने लाइफ ही कम जी है, तो कौन सा ज़्यादा वर्स्ट ऑफ है। इन डेंजरस सिचुएशन ऑफ एन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर रिस्क्यूड फर्स्ट, बट ऐसे केस में मेन का क्या, हु विल डिसाइड कि मेन शुड बी गिवन प्रायोरिटी ड्यू टू दे आर वर्स्ट ऑफ और नॉट। ठीक है, हाउ टू डिसाइड हु इज वर्स्ट ऑफ, ये कैसे डिसाइड करेंगे डेरिक पारफिट की उसमें ना। अब ऐसी डेरिक पारफिट, जॉन टुरेक, फिर यहाँ पे क्या था, लॉरेंस कॉलबर्ग, डेरिक पारफिट, जॉन टुरेक। जॉन टुरेक का फिलोसफर था, इन्होंने बोला कि सेट की जो मॉरल एग्रीगेशन अप्रोच है ना, दैट इज कलेक्टिंग मॉरली रिलेवेंट फैक्टर्स इनटू ऑब्जेक्टिव डिसीजन यूज्ड इन यूटिलिटेरियनिज्म, ये काउंटर इंट्यूटिव है। इट इज राइट टू
मतलब मॉरल एग्रीगेशन अप्रोच जिसमें हम कई सारे फैक्टर्स इकट्ठे करेंगे, ठीक है। अब फिर उन फैक्टर्स के बेसिस पे सोचेंगे कि भाई क्या करना चाहिए। तो मॉरल एग्रीगेशन अप्रोच इज नॉट राइट, ठीक है। इट इज काउंटर इंट्यूटिव रेदर, इट इज राइट टू फेयर। इन्होंने बोला, जॉन टूरेक ने बोला कि टॉस कर लो, टूरेक ने बोला टॉस कर लो, टूरेक ने बोला टॉस कर लो। पारफिट ने बोला प्रायोरिटी टू वर्स्ट ऑफ। पारफिट बोला, पारफिट फिट को नहीं, वर्स्ट ऑफ को। डायरेक्ट पारफिट, जॉन टूरेक, ठीक है। काउंटर इट इज द राइट टू टॉस अ फेयर कॉइन इफ वी सेव ईदर द लाइव्स ऑफ सम इंडिविजुअल और द अदर। हिज आर्ग्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 क्लेम्स थे उसके आर्ग्यूमेंट में। पहला तो परमिसिबिलिटी क्लेम, 3 क्लेम थे उसका। परमिसिबिलिटी क्लेम, द नो वर्स ऑफ क्लेम एंड द इक्वल राइट क्लेम। इक्वल राइट मतलब दोनों ग्रुप का इक्वल राइट है, तो इक्वल राइट क्लेम है राइट टॉस करने में। दूसरा नो वर्स क्लेम, कि भाई दोनों में से कौन वर्स है ये हम बता ही नहीं सकते मॉरल एग्रीगेशन अप्रोच से, तो नो वर्स क्लेम। फिर राइट टू लाइफ इज इक्वल फॉर एवरीवन, ठीक है, तो हमें उसे इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब ट्रॉली प्रॉब्लम देखते हैं, होम टू किल। अब ट्रॉली प्रॉब्लम क्या है, ये एक एथिकल डिलेमा है जो कि फिलिप फूट 19 फिलिप फूट फिलिपा 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 फूट फिलिपा फूट ट्रॉली में है। फिलिपा फूट ट्रॉली में है। एक अगर ट्रेन हेड कर रही है किसी ट्रैक की तरफ जिसपे 5 मजदूर काम कर रहे हैं, वुड यू, अगर तुम्हारे हाथ में लीवर है कि तुम उसे डायरेक्ट कर सको जहाँ पे 1 मजदूर काम कर रहा है, क्या तुम करोगे? इस एक्सपेरिमेंट में बहुत पाया गया, इन सर्वे जो हुए ना इसमें 90% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि हाँ हम कर देंगे, मतलब उन्होंने यूटिलिटेरियन अप्रोच भी फॉलो करी। नाउ अगर हम हल्का सा चेंज कर दे प्रॉब्लम को अब कि 5 लोग अभी भी उस ट्रैक पे काम कर रहे हैं और तुम एक ओवरब्रिज पे खड़े हो और वहाँ पे एक बिग गाय ऑन द ओवरब्रिज है। अगर तुमने उस बिग गाय को धक्का दे दिया नीचे, तो उस एक आदमी की डेथ हो जाएगी, बट वो 5 आदमी बच जाएंगे। स्टिल यहाँ पे कॉमन सेंसिकल तो यही है कि यूटिलिटेरियन अप्रोच वैलिड होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी अभी हम एक आदमी को मार रहे हैं 5 को बचाने के लिए। बट नाउ ओनली 10% साइड कि वो ऐसे थ्रो करेंगे मैन को। तो जो ट्रॉली प्रॉब्लम है ना, वेरिएशन इज एन इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन बिटवीन एथिक्स एंड साइकोलॉजी के बीच में इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन है। आर इंस्टिंक्ट से आर इंस्टिंक्ट से डेलिबरेटली कॉजिंग समवन्स डेथ इज बैड, ठीक है, इज डिफरेंट फ्रॉम अलाउइंग देम टू डाई एज अ कोलेटरल डैमेज, ठीक है। कोलेटरल डैमेज तो मरने देंगे, बट अगर किसी की डेथ का कारण हम बनेंगे तो वो बैड है, ठीक है। ये हमारी इंस्टिंक्ट हमें कहती है। इट रिवील्स व्हाट वी थिंक एज राइट एंड रॉन्ग डिपेंड्स ऑन फैक्टर अदर देन लॉजिकल वेइंग ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, मैन मोर लाइकली टू से कि हम बिग गाय को नीचे फेंक देंगे। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि व्हाट वी थिंक कि राइट एंड रॉन्ग, वो किसी प्रॉज एंड कॉन्स को वेट करके, इट इज मोर देन दैट, ठीक है। पुशिंग समवन इज मोर पर्सनल, एक्टिवेटिंग, अगर किसी को मैं धक्का दे रहा हूँ ना तो वो मोर पर्सनल काम है, ये हमारा इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है। बट वी फील कॉम्प्लिकेटेड सिंस इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन मोर एक्टिव हो जाता है हमारे इस केस में, बट हम से फिर भी कॉम्प्लिकेशंस तो हमारे दिमाग में फील होती है, डिसोनेंस तो, बिकॉज वी नो दैट इट इज स्टिल अ लॉजिकल चॉइस कि उसे धक्का दे दिया जाए। ट्रॉली प्रॉब्लम जो है ना, ये बहुत ही रिलेवेंट बन चुकी है आज की डेट में बिकॉज ऑफ द ड्राइवरलेस कार जो आजकल आ रही है ना, विच मे हैव टू मेक एथिकल चॉइसेस लाइक मेकिंग अ स्मॉल एक्सीडेंट टू अवॉइड अ लार्जर वन। ऑटोनॉमी मिलिट्री ड्रोन्स जो है मेक चॉइसेस वेदर टू रिस्क अ सिविलियन कैजुअलिटी टू अटैक अ हाई वैल्यू टारगेट, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रॉली प्रॉब्लम रिलेवेंट होती जा रही है। किसने ट्रॉली प्रॉब्लम? फिलिपा फूट। एथिकल डेलिमा जब भी हो ना कि वुड यू लाई, कोई तुम्हारा फ्रेंड है जो लेट होता है हमेशा एंड यू नो इट, ठीक है, और यू हैव टू मीट हिम एट एंड एवरी फ्रेंड ऑफ योर, तुमने बोला कि 9 बजे मिलना है, शैल यू टेल हिम कि 8 बजे का मिलने का प्लान है ताकि वो लेट भी हो तो सब टाइम पे पहुंच जाए? यस, ये यूटिलिटेरियन अप्रोच में तो मैक्सिमाइज कर देगा हैप्पीनेस, बट लाइंग इज मॉरली रॉन्ग, ठीक है, वर्च्यू एथिक्स इसके खिलाफ है और जो डिओन्टोलॉजी है वो भी इसके खिलाफ ही है।
अब इमैनुअल कांट का कहना है कि जो लाइंग इज ऑलवेज रॉन्ग रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, एब्सोल्यूटिज्म सीम्स टू रिजिड, बट इस केस में utilitarianism in some cases may even consider कि lying as moral thing to do, but जो होता है ना, झूठ बोलने से people take action on false information जो उन्हें बाद में harm कर सकती है, even if end is good, लेकिन जो झूठ बोलता है लायर के बीच में some discontent in his और her heart रह जाता है, ठीक है। लाइंग टू डिफेंड समवन, ये हमारा पेटर्नलिज्म का साइन दिखाता है, इंटरफेयरिंग विद अदर पर्सन चॉइस फॉर दैट पर्सन बेनिफिट, ठीक है। चिल्ड्रंस के लिए पेटर्नलिज्म इज ओके, बट पेटर्नलिज्म फॉर पियर्स सीम्स डिसरिस्पेक्टफुल, उनके ऑटोनॉमी के लिए, ठीक है। तिरुवल्लुवर, ये इंडिया का एक फेमस पॉइंट रह चुके हैं तमिल के। तिरुवल्लुवर ने बोला, इवन अ लाई इज कंसिडर्ड अ ट्रूथ इफ इट्स हार्मलेस एंड बीइंग ऑफ एंड ब्रिंग्स अनक्वेश्चनेबल जो बेनिफिट्स आता है। तिरुवल्लुवर को कोट कर सकते हैं झूठ बोलते हुए, ठीक है। द बर्गर डिलेमा, एथिकल डिलेमा क्या है, ठीक है। तुम्हारा जो बर्गर है वो सिटी में किसी ने उसको पॉइजन कर दिया, उससे बहुत सारे लाखों, मतलब बहुत सारे लोग उससे मर गए हैं, 8-10 लोग मर गए हैं, ठीक है। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, किसी एडवर्जरी ने ये चीज़ करी है। तो अब तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है, पहला तो डू नथिंग, इसमें क्या क्या होगा, कुछ और लोग मर जाएंगे, सेल्स हमारी कुछ समय के लिए डाउन होंगी, बट इवेंचुअली वो इम्प्रूव रिकवर होंगी, बट मे नॉट वो उतनी लेवल तक रिकवर ना हो क्योंकि हमारी ब्रांड इमेज डैमेज हो गई है। फिर तीसरा वो है कि एम्प्लॉय का ले ऑफ हमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और इन्वेस्टर्स को में डैमेज इतना ज़्यादा नहीं होगा, बहुत शॉर्ट टर्म में थोड़ा ही होगा। अब दूसरी चीज़ है डिस्ट्रॉय ऑल बर्गर्स इन द सिटी, इसे क्या, सिटी के जो पीपल हैं वो बच जाएंगे, बट आउटसाइड सिटी अगर तुम्हारा बर्गर कहीं जाता है वहाँ पे डेथ स्टिल इट इज़ पॉसिबल। सेल्स में लाइकली मतलब स्लाइटली बेटर होंगी पिछले केस से, एंड इवेंचुअली वो इम्प्रूव भी करेंगी बेटर लेवल तक, और कुछ एम्प्लॉयज़ पर ले डाउन करने पड़ जाएंगे और इन्वेस्टर्स को कुछ डैमेज झेलना पड़ेगा इस केस में। अब तीसरा केस है डिस्ट्रॉय ऑल बर्गर वर्ल्ड वाइड, इससे कोई मरेगा नहीं, सेल्स विल बी बेटर एंड इवेंचुअली इम्प्रूव होंगी, एंड ट्रस्ट जो होगा ना ब्रांड पे वो कम्प्लीटली रिस्टोर हो जाएगा। मैनी एम्प्लॉयज़ हैड टू ले ऑफ एंड मोस्ट डैमेज टू इन्वेस्टर्स एज वेल, ठीक है। तो इनका एथिकल कौन देखेगा भाई, इनके हिसाब से तो अनएथिकल ही चीज़ हुई ना। व्हाट टू डू, यूटिलिटेरियनिज्म तो कहती है मैक्सिमाइज बेनिफिट्स, ठीक है। अब ऐसे केस में ना हम क्या करें, तो हम अलग अलग तरीकों से सोच सकते हैं। हम तो यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच से देख सकते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट करने का सोचो, या दूसरा फैमिली टेस्ट, FMN, फैमिली टेस्ट, न्यूज़पेपर टेस्ट, मेंटोर टेस्ट। फैमिली टेस्ट क्या है कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन योर डिसीजन टू योर फैमिली। फिर न्यूज़पेपर टेस्ट क्या, हाउ वुड यू फील कि अगर ये रिपोर्ट फ्रंट पेज पे छपेगी। फिर तीसरा मेंटर टेस्ट, अगर तुम्हारा मेंटोर इस सिचुएशन में क्या करता, काइंड ऑफ वर्च्यू एथिक्स ही है ये, यूटिलिटेरियनिज्म, वर्च्यू एथिक्स, ठीक है। और बाकी तो न्यूज़पेपर टेस्ट और ये अकाउंटेबिलिटी कह लो इसे। जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन ने ना 1982 में सिमिलर सिचुएशन फेस करी जब उसके प्रोडक्ट जो बॉटल ऑफ टाइलिनॉल है ना शिकागो में, उसके अंदर किसी ने शिकागो के अंदर साइनाइड मिला दिया टाइलिनॉल के अंदर, जॉनसन एंड जॉनसन के, इससे 7 लोगों की डेथ हो गई। तो जो CEO जेम्स ब्रूक थे ना, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि 32 मिलियन बॉटल, ठीक है, 3.2 करोड़ बॉटल टाइलिनॉल की ना वर्ल्ड वाइड, उन्होंने क्या करा, वो डिस्ट्रॉय करवा दी कस्टमर्स, और ये बोला कि कस्टमर सेफ्टी इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इससे उनकी कंपनी को $2.5 मिलियन, जो $2.5 मिलियन आज की डेट में ना, उसको उनको कॉस्ट पड़ी। सेल्स जो हो गई, पर वो सेल्स रिबाउंड हो गई 1 साल के अंदर, और जॉनसन एंड जॉनसन ना लीडर बन गई टेम्पर रेजिस्टेंट पैकेजिंग की। वॉज ही एक्टिंग, अब ये नहीं पता कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में एक्ट कर रहा था, ठीक है, गुड फॉर द पब्लिक और फॉर द कंपनी, वो एक गुड एथिक्स का एग्जाम्पल है या गुड मार्केटिंग का एग्जाम्पल है, ये नहीं पता। अब तीसरा अगला है एथिकल डायलेमास, जो कि है हुज लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, हु विल डिसाइड, ठीक है।
lethal weapon, bacteria, etc. against animals to test vaccine under development. It is based on view that human lives are more important than non-human life. अब one measure is moral status. Being with moral status should have their needs and interests taken into consideration by those making decision that impact them. ट्रेडिशनली जो मॉरल स्टेटस था वो बाइनरी माना जाता था, इधर यू हैव इट और यू डोंट. ठीक है, इधर अ बीइंग्स इंटरेस्ट मैटर फॉर देयर ओन सेक या फिर वो नहीं मैटर करेंगे, एंड ओनली ह्यूमंस को मॉरल स्टेटस माना जाता था ह्यूमंस के पास या. बट टुडे इट इज बिलीव दैट अदर क्रिएचर्स उनके पास भी मॉरल स्टेटस है, बट स्टिल अभी भी यही माना जाता है ह्यूमन एट द हाइएस्ट रंग ऑफ मॉरल स्टेटस. बट ये मंकी कहाँ स्टैंड करते हैं हमारे क्लोजेस्ट एंसेस्टर इस मॉरल स्टेटस की रेस में. ये कॉपरेटली रहते हैं, कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप होते हैं, मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, रिस्पॉन्ड करते हैं इन इक्वालिटी को लेके, कैपेबल ऑफ सफरिंग, ये सब है. बट इन्हें मॉरल स्टेटस असाइन क्यों नहीं हुआ उस लेवल का ह्यूमन के जितना. डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, जनरली ये एक्सेप्टेबल है कि लाइफ ऑफ ह्यूमन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लाइफ ऑफ अ मंकी. Throwing a man under a trolley to save 5 men, ये is seemed unethical, but killing a monkey to save 5 men is regrettable तो है, ठीक है, दुख तो होगा, is regrettable but morally acceptable and at times morally required भी है. देख रहे हो मतलब discrimination at its peak. If moral status is binary and monkey don't have that, तो किलिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ मंकी टू सेव वन मैन ये सही बात होनी चाहिए. और अगर मंकी के पास मॉरल स्टेटस है तो एक मंकी की लाइफ, हाउ मैनी मंकीज की लाइफ इक्वल टू वन ह्यूमन लाइफ, कि उस व्हाट इज द लाइफ, उसकी कॉस्ट क्या है उस लाइफ की. फर्दर एनी एनिमल एक्सपेरिमेंट वेरी स्कार्सली सक्सीड, ठीक है, जिससे बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई वायरस अब इरेडिकेट हो चुका है, हम स्टिल उसकी भी वैक्सीन बनाना चाहते हैं कि अगर कोई उसे एज अ वेपन यूज़ कर ले तो हमारे पास उसकी वैक्सीन पहले से हो. एक तो द पॉसिबिलिटी कि वो एज अ वेपन यूज़ होगा, जैसे स्मॉल पॉक्स का वो एज अ वेपन यूज़ होगा स्ट्रेन, ये पॉसिबिलिटी नहीं है. मतलब पॉसिबिलिटी है, बहुत स्लाइट पॉसिबिलिटी है. फिर दूसरा है कि उसके लिए इतने मंकीज़ को मार दे, कितनों को मारे. फिर तीसरा है कि इन एक्सपेरिमेंट रेट्स की सक्सेस रेट कितनी होती है, एंड हाउ टू रेगुलेट इट, और उनको सफरिंग कैसे ना हो. तो इन हुज लाइफ इज मोर वैल्यूएबल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ टू क्वांटिफाई रिस्क ह्यूमन फेस, एंड व्हाट मॉरल स्टेटस मंकी और अदर्स हैव, एंड वेदर इट्स अ जस्टिफाइड चॉइस और जस्ट कल्पेबल थ्योरीसाइड. जैसे होमिसाइड ह्यूमंस को मारना होता है ना, थ्योरीसाइड मतलब एनिमल्स को मारना, कि क्या इन एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे मंकीज वगैरह को मारना ये जस्टिफाइड चॉइस है या एक कल्पेबल थ्योरीसाइड है. फिर अगला है शुड वी गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज. ये भी एक एथिकल कंसर्न बन गया. देखा, तो इसमें क्या है कि वेरी फ्यू मॉस्किटो जो है स्पीशीज वो ट्रांसमिट करती है डिजीजेज. सो ये अच्छा आइडिया है कि उन स्पीशीज को जो मोस्ट लिथल ह्यूमन स्पीशीज है ना, उनको इरेडिकेट कर दिया जाए. जैसे कि मलेरिया फैलाने वाली एनोफिलीज करके कुछ होती है ना. अब जो जीन ड्राइव है टू मेक लीथल स्पीशीज स्टेराइल आफ्टर वेरी फ्यू जनरेशन, इससे डिजीज कंट्रोल में आ सकती है. बट ये क्वेश्चन, कैन ये जो सच जीन्स हैं ये ट्रांसफर हो सकते हैं, इंटर स्पीशीज ट्रांसफर हो सकते हैं क्या टू नॉन टारगेट स्पीशीज. इट इज़ अनलाइकली, क्योंकि जो मॉस्किटो स्पीशीज हैं वो इंटरब्रीड करती हैं, ऐसा अनलाइकली है. बट साइंटिस्ट अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं. बट डिक्रीज इन लीथल मॉस्किटोज, इससे क्या होगा, नीश जो है वो खुला हो जाएगा अदर स्पीशीज के लिए. दिस कुड बी हार्मफुल टू अदर ऑर्गेनिज्म, जिससे टोटल इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है. ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं ऑल्टरनेटिव टू पॉपुलेशन कोलैप्स वो ढूंढ रहे हैं कि मॉस्किटो को रेजिस्ट बना दिया जाए उन वायरसेस बैक्टीरियाज के लिए ना, जैसे पैरासाइट मलेरिया के लिए ही उन्हें रेजिस्टेंट बना दिया जाए. अब नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं अप्लाइड एथिक्स में, अब हम पढ़ेंगे. ठीक है, अब पहले देख लेते हैं अप्लाइड एथिक्स में अभी अभी क्या टॉपिक्स हैं. तो ये कुछ डायमेंशन है अप्लाइड: बायो एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, एनवायरमेंट एथिक्स,
इंटरनेशनल एथिक्स, मीडिया एथिक्स, डिजिटल मीडिया एथिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इनके अंदर बहुत बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स लार्जली कवर करने हैं और इसके अंदर और ऐड ऑन भी होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये अभी इसको देखना नहीं है, अभी ये टॉपिक हमने कर लिए हैं एट दिस मोमेंट जब वीडियो शूट हो रही है। तो उसमें क्या है, बायोएथिक्स, यूथनेशिया हमें पढ़ना है, फ्रीबीज टू डॉक्टर, एथिक्स ऑफ अर्ली एम्ब्रियो रिसर्च हमें पढ़ना है, टेक्नोलॉजी में हमें मेटावर्स एथिक्स, एआई एथिक्स, मीडिया एथिक्स में हमें ओपिनियन पोल, एथिक्स इन जर्नलिज्म पढ़ना है, फिर ह्यूमन राइट्स में लेके हमें बुलडोजर जस्टिस और कस्टोडियल वायलेंस हम देखेंगे, इंटरनेशनल एथिक्स में हम रिफ्यूजी क्राइसिस अपना, और रिलीजियस एथिक्स में हम देखेंगे गीता स्कूल में पढ़ाई जा रही है सिविल सर्विसेज में, या हिजाब का इशू है। फिर हम अगला देखेंगे वल्नरेबल सेक्शंस जो है, जैसे वुमेन है, मैरिटल रेप करा जाता है, फिर उनको अबॉर्शन नहीं करने दिया जाता, तो अबॉर्शन लॉज है, और रिकॉग्निशन ऑफ सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन। फिर अगला है कॉग्निटिव डिसोनेंस, एथिक्स ऑफ फिलेंथ्रोपी। ठीक है, ये हम देखते हैं फटाफट। अब सबसे पहले हम देखेंगे यूथनेशिया का केस देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईज कर दिए ना नॉर्म अरुणा, मतलब पॉजिटिव यूथनेशिया के। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पॉजिटिव यूथनेशिया को ना लीगलाइज कर दिया था, ये कहते हुए कि कंसेप्ट ऑफ लिविंग विल, ठीक है, ये पार्ट है अपना आर्टिकल 21 का ना, क्योंकि डाइंग इज अ प्रोसेस, डाइंग इज अ डिग्निटी इन प्रोसेस ऑफ डाइंग, वो भी राइट टू लाइफ का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। जो कंसेप्ट ऑफ लिविंग विल है ना, पॉजिटिव यूथनेशिया है, तो टर्मिनली इल इंडिविजुअल उसे साइन करेगा हु वाज अवेयर कि इसके साथ क्या हो जाएगा, दैट दे विल, कि जिनको पता है ना कि वो एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं, तो वो इस लिविंग विल को साइन करेंगे। अब 2023 में चेंजेस क्या हुआ, उससे पहले गाइडलाइंस क्या थी। अब 2023 पहले ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो थी अटेस्ट करना पड़ता था, अब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बजाय कोई भी गैजेटेड ऑफिसर लिविंग विल को अटेस्ट कर सकता है। पहले जो लिविंग विल थी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कस्टडी में रहती थी, अब वो जो नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड्स है ना, वो उसका पार्ट बनेगी और कैन बी एसेस्ड, ठीक है, उसका पार्ट बनेगी, और हॉस्पिटल एज टू बी पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब पहले क्या 4 डॉक्टरों की टीम होती थी जिनका ओवरऑल एक्सपीरियंस 20 ईयर्स होना चाहिए। अब क्या 3 डॉक्टरों की टीम होनी चाहिए, एक तो उनका अपना फिजिशियंस होगा और 2 अदर डॉक्टर्स होंगे जिसका मिनिमम एक्सपीरियंस दोनों का 5 साल है। देन प्राइमरी बोर्ड वो दोनों होंगे, एक प्राइमरी बोर्ड होगा, एक सेकेंडरी बोर्ड होगा। सेकेंडरी बोर्ड हॉस्पिटल कॉन्स्टिट्यूट करेगा इमीडिएटली जैसी फर्स्ट बोर्ड अपना क्लियरेंस देगा ना। अब इसमें क्या होता था पहले कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैड टू कॉन्स्टिट्यूट सेकेंडरी बोर्ड ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट्स, डीसी करता था ये, डीसी या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कलेक्टर, डीसी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैड टू कॉन्स्टिट्यूट सेकेंडरी बोर्ड ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट्स। अब फिर अगला क्या है, जो बोर्ड है उसको 48 आवर्स के अंदर डिसाइड करना है कि अबाउट ट्रीटमेंट विड्रॉल को लेके ना, और इसमें क्या है कि कोई टाइम बाउंड्री नहीं थी कि उसके अंदर कितने टाइम के अंदर अपना फैसला देना है। यूथनेशिया जो है थर्ड पार्टी लाइक फिजिशियन डू एक्ट, ठीक है, और असिस्टेड सुसाइड क्या है, फिजिशियन गिव असिस्टेंस, बट जो एक्ट करा जाता है, मतलब असिस्टेड सुसाइड मान ले पॉजिटिव यूथनेशिया है, और इसमें यूथनेशिया को नेगेटिव यूथनेशिया को यूथनेशिया ही बोला हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों ही लीगल हैं कनाडा में फॉर मेंटली इल पेशेंट जो है ना, फ्रॉम 2023 ये दोनों इलीगल है कनाडा में। अब कनाडा से लगते ही जो यूएस है उसमें बहुत सारी स्टेट्स जैसे हैं, वॉशिंगटन, ओरिजिन, ठीक है, ये परमिट करती है यूथनेशिया को। स्विट्जरलैंड जो फॉरबिड करता है यूथनेशिया को, मतलब कि हम एक्टिवली मार दे किसी को, उसे अवॉइड करता है, फॉरबिड करता है, बट हाँ असिस्टेड सुसाइड मतलब पॉजिटिव यूथनेशिया को वो भी अलाउ करता है, पैसिव यूथनेशिया को, पॉजिटिव नहीं पैसिव, सॉरी, सबसे मैं पॉजिटिव कह रहा था, पैसिव यूथनेशिया को अलाउ करता है स्विट्जरलैंड भी, जस्ट लाइक अस। अब
इसमें क्या होता है ना, आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है, पहले तो आर्ग्यूमेंट्स, अगर गिविंग आर्ग्यूमेंट्स ना, हम स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव सोचना चाहिए। कुछ पेशेंट का पर्सपेक्टिव होगा, उसके केयर गिवर का, मेडिकल फ्रेटर्निटी का पर्सपेक्टिव होगा, और एक रूल ऑफ लॉ, राइट बेस्ड अप्रोच का भी एक पर्सपेक्टिव होगा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट 4 कि भाई राइट बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। राइट्स, कुछ कुछ राइट्स हैं, राइट बेस्ड अप्रोच, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, बट अब पेशेंट के हिसाब से देखा जाए तो एंड ऑफ पेन उसका हक होना चाहिए। ठीक है, डिग्निटी वाली डेथ वो मरे, ये भी उसका हक होना चाहिए। ठीक है, अब ट्रीट अदर्स, ये मेडिकल फ्रेटर्निटी कहती है कि भाई औरों को ट्रीट कर लो इतने रिसोर्सेज लगा के। और ये पेशेंट के लिए ना एड्रेस मेंटल एगनी उनकी एड्रेस करने के लिए, और डिग्निफाइड डेथ उनको पेन से मुक्त करने के लिए, मेंटल एगनी से मुक्त करने के लिए, डेथ, डिग्निफाइड डेथ देने के लिए ये करा जाता है। अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में क्या क्या है कि भाई जो जैनिज्म है, और हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस को माना जाता है, जो जैनिज्म में तो आत्मा को ऐसे सबसे ऊपर माना गया है, तो ऐसे रिलीजियस एथोस के साथ ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, और वैल्यू फॉर लाइफ, इट मे हैड टू इनवॉलेंट्री यूथनेशिया, किलिंग द अनडिजायर्ड। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा कि जैसे कोई बंदा बोल नहीं सकता, अगर एक्टिव यूथनेशिया अलाउ कर दिया तो उसके घर वाले कहेंगे हाँ ठीक है ये मरना ही चाहता होगा, बट इफ द पर्सन डजेंट इवन वांट टू। ठीक है, तो किलिंग द अनडिजायर्ड हो सकता है, इट मे लीड टू इनवॉलेंट्री यूथनेशिया हो सकता है। इनवॉलेंट्री यूथनेशिया, जबरदस्ती किसी को मार दिया जाए, किलिंग द अनडिजायर्ड। ठीक है, जैसे हिटलर कर रहा था ना, वैसा काम हो सकता है। डिस्करेज कर सकता है मेडिकल रिसर्च को कि भाई रिसर्च ही क्यों करेंगे, नहीं तो मार ही दिया जाता है। डिस्करेज कर सकता है कि गुड केयर, टर्मिनी डिस्करेज करेगा दो चीज़ों को, एक तो टर्मिनली इल पेशेंट्स की गुड केयर नहीं होगी कि भाई ये लिविंग विल क्यों नहीं साइन कर देता। दूसरा, ये मेडिकल रिसर्च को वो करेगा। तीसरा, कि भाई इसमें हम जो मिरेकल्स है ना, एक्स फैक्टर्स, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। बहुत सारे लोग हैं कोमा से ऐसे 8-8 10-10 साल बाद भी जग के खड़े हो जाते हैं। फिर है कि सुसाइड इजंट अलाउड इंडिया में ना, तो यूथनेशिया को क्यों अलाउ करा हुआ है, तो सुसाइड एक क्रिमिनलाइज करा जा सकता है सुसाइड को भी। तो अपना मेडिकल इथोस में भी ना, ABCDEF ऑफ मेडिकल इथोस, उसमें ऑटोनॉमी, डू नॉट हार्म के प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल्स तो वायलेट हो जाएंगे ना। अब अगला देखते हैं हम ओपिनियन पोल। ये ओपिनियन पोल क्या होता है, एक तो ओपिनियन पोल होता है, एक एग्जिट पोल होता है। ये प्री इलेक्शन सर्वे होते हैं, ठीक है, वोटर्स के व्यूज गैदर करने के लिए। ये एक तो ओपिनियन पोल जो होते हैं ना, ये पेड भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी हो सकते हैं, स्पॉन्सर्ड मोटिवेटेड, स्पॉन्सर्ड, सम ऑफ दीज कैन बी स्पॉन्सर्ड मोटिवेटेड बाइस्ड हो सकते हैं डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए। इट do not only reflect but also influence their opinion. It affects sanctity and integrity of the electoral process. Bandwagon effect, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सोशल सोशल क्या कहते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस, बैंडवैगन इफेक्ट। ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने का ये वो करता है कि ये कास्ट इसको वोट कर रही है, वो कास्ट इसको। आफ्टर स्मॉलर एंड न्यू पार्टीज, इनको इफेक्ट कर सकता है कि उनको पहले ही कहते कि इन्हें कोई वोट नहीं दे रहा। बाइस्ड हो सकते हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैला सकते हैं। ठीक है, जो एक अनड्यू इन्फ्लुएंस है ना, जो RPA एक्ट 1951 है उसके सेक्शन 123(2) के अंदर, 123(2) के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस डिफाइंड है, उसके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस इलेक्टोरल ऑफेंस होता है। ठीक है, RIPC में 171, 123, 171। अब मेटावर्स एथिक्स हम देखते हैं, वेग एंड एक्सेसिव क्लेम्स भी इसके अंदर हो सकते हैं ना। अब मेटावर्स एथिक्स, एक तमिलनाडु का कपल था, उन्होंने अपनी वेडिंग होस्ट करी मेटावर्स में, और इसमें जो ब्राइड के डेड फादर थे ना, उन्होंने भी अटेंड करा अपना, उनके डिजिटल अवतार ने वेडिंग को। तो पर होता क्या मेटावर्स, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, वेयर वी लिव इन अ डिजिटली इनहेंस सराउंडिंग, टेक्नोलॉजी सच एज AR VR वीडियोस, ये सब यूज़ करी जाती है। इसके अंदर बहुत सारे एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, अब एथिकल इश्यूज क्या आ जाते हैं हमारे मेटावर्सल रिस्पेक्ट। ठीक है, अब इसमें अलग अलग तरीके से जो मेटावर्स यूज़ कर रहे हैं,
एक तो वो वाले इश्यूज तो आ ही जाते हैं डेटा से रिलेटेड ना, डेटा प्राइवेसी, डेटा लेड गवर्नेंस, डेटा इंटेग्रिटी, सोवर्निटी ऑफ डेटा, डेटा सोवर्निटी, ये वाले इश्यूज तो डेटा से रिलेटेड तो आ ही जाते हैं। तो डेटा सोवर्निटी भी आ ही जाएगा, प्राइवेसी ऑफ डेटा। फिर हेट स्पीच आ जाती है, टॉलरेंस आ जाती है, एथिक्स से रिलेटेड पॉइंट आ जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, ठीक है, जो कंपनीज हैं उनकी मोनोपोली हो जाती है, प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल्स मुश्किल हो जाता है, कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं होता है इसका ना, टेक चेंजेस मोर फास्टर देन द रेगुलेशंस। अब बेस ऑफ एथिकल प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल्स, इशू ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड मेटावर्स होता है। अब वल्नरेबल क्या, ये हाइपर स्टिमुलेटेड जो इन्वायरमेंट, हाइपर रियलिटी एक्सपीरियंस जो है ना, ये सेंसरी ओवरलोड कर सकता है, जिससे कुछ लोगों को फिट्स और सीजर्स आ सकते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर, जिन्हें डिसऑर्डर्स है ना जैसे एपिलेप्सी वगैरह, इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब डिजिटल डिवाइड वगैरह आ जाते हैं ना यहाँ पे। अब सेंट्रलाइज्ड मेटावर्स, अब हम देखते हैं ये मेटावर्स एथिक्स के बड़े सारे इश्यूज हमने देख लिए। अब वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड देखो बड़े सिंपल सा राइट बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। मेटावर्स को ना यूनिवर्सल जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू सिक्योरिटी, इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड डिफरेंस रियल वर्ल्ड और मेटावर्स के एक्सपीरियंस में ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना लोगों की मल्टीपल आइडेंटिटीज़ बन जाती है, जो एक साइकोलॉजिकल इशू है, मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये भी लोगों के साथ हो सकता है अगर वो मेटावर्स में ज़्यादा रहे, ठीक है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड डिफरेंस इन एक्सपीरियंस ऑफ रियल वर्ल्ड एंड मेटावर्स, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल एटिकेट्स, इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है, इंटेलिजेंस तो ज़रूरी है, एटिकेट्स दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, इंटेलिजेंस एटिकेट्स। तो डिजिटल एटिकेट्स दैट इज़ बियॉन्ड रिजिड रूल्स, नॉट एंटरिंग इन डिजिटल स्पेस, ठीक है, किसी की प्राइवेसी को इंट्रूड करने के लिए अनइनवाइटेड नहीं एंटर करना डिजिटल स्पेस में किसी के। राइट टू नॉन पार्टिसिपेशन एंड एग्जिट ऑन लाइन्स ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन, R2BF के R2BF याद रखना है, ठीक है, अपना राइट टू नॉन पार्टिसिपेशन एग्जिट ऑन लाइन्स ऑफ R2BF, और दिस वुड इंटेल इंश्योरिंग नॉन यूजेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो जनरेट और क्रिएट करी गई थी ना यूज़र से, डिजिटल होम मान लो, डिजिटल अवतार मान लो, उसका। अब ग्लोबल एग्रीमेंट ऑफ एथिक्स ऑफ AI हम देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं, AI स्टीयर ऑटोमेटेड वेपन विदाउट ह्यूमन ओवरसाइट, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। AI स्टीयर ह्यूमन वेपन विदाउट ह्यूमन ऑटोमेटेड वेपन विदाउट ह्यूमन ओवरसाइट। स्टीयर से क्या, सिंगुलैरिटी ट्रांसपेरेंसी, सिंगुलैरिटी ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी, एक्सप्लेनेबिलिटी, अटेंशन बायस एंड प्रेजुडिसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑटोमेटेड वेपन, ह्यूमन ओवरसाइट एंड अपना कंसाइंस मिसिंग। यूएन ने अडॉप्ट किया एक प्रिंसिपल एंड यूएन ने अडॉप्ट किया प्रिंसिपल एंड वैल्यूज जो हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ AI में इनकलकेट होनी चाहिए ना। प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज क्या इनकलकेट होनी चाहिए, AI डज नॉट हैव टू बी, एलॉन मस्क का एक कमेंट था, AI डज नॉट हैव टू बी इविल ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इफ AI एज अ गोल एंड ह्यूमैनिटी कम्स इन बिटवीन, इट विल डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी एज अ मैटर ऑफ कोर्स without even thinking about it, no hard feelings। अब एथिकल चैलेंजेस तो हमने देख लिए, स्टीयर, ठीक है, स्टीयर ऑटोमेटेड वेपन, तो स्टीयर से सिंगुलैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी, एक्सप्लेनेबिलिटी, अपना अटेंशन बायस, और फिर आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वही चीज़ यहाँ पे है। आर्टिफिशियल स्टूपिडिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, अगर कोई कैटास्ट्रॉफी कर देती है AI तो कौन लेगा, जैसे रोबोट पिक्चर में करा था। अब लैक ऑफ कंसाइंस, उसके पास ह्यूमन कंसाइंस है ही नहीं, तो तभी तो ये बोला अपना एलॉन मस्क ने कि अगर AI के पास कोई गोल है और ह्यूमैनिटी उसके बीच में आई, इट विल डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी एज अ मैटर ऑफ कोर्स विदाउट ओवर इवन थिंकिंग अबाउट इट।
वो थिंक कहाँ से करेगा जब उसके पास कंसाइंस ही नहीं है। ये रेसिस्ट रोबोट्स बन सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अटेंशन बायस एंड प्रेजुडिसेस ये रेसिस्ट रोबोट्स बन सकते हैं। ट्रांस ह्यूमंस बनने का डर, रेसिस्ट रोबोट्स बनने का डर। सिंगुलैरिटी मतलब एआई इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच कंटिन्यूज टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विद मोर एक्सपोजर। तो इसे कैसे ह्यूमन ओवरसाइट और एक्सप्लेनेबिलिटी की क्या चीज, व्हाट थिंग वन लेड टू अनदर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन समझने के लिए एक्सप्लेनेबिलिटी। फिर तीसरा है ट्रेसेबिलिटी, मस्ट इन एआई कोड सो दैट अनआइडेंटिफाइड बिहेवियर को वो करा जा सके, आइडेंटिफाइड इट कुड बी रेक्टिफाइड। क्या है ट्रेसेबिलिटी और जरूरी है। जो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल है, ये याद होना चाहिए, कैम्ब्रिज कैस कैस 2016 कैम्ब्रिज एनालिटिका स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या, फर्म हार्वेस्टेड डेटा ऑफ 9 करोड़ फेसबुक यूजर्स, 9 करोड़ मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़, 90 मिलियन फेसबुक यूजर विदाउट कंसेंट उनके फ्रॉम थर्ड पार्टी ऐप टू क्रिएट साइकोलॉजिकल प्रोफाइल फॉर टारगेटिंग पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब अप्रोच में क्या लिख देंगे इसमें, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच टू एआई गवर्नेंस इनेबल अस टू डेवलप ब्रॉड बेस्ड एथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है। होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, सारे टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में एंड में यही लिख सकते हैं कि होल ऑफ अपना सोसाइटी अप्रोच अपनाओ। फिर वे फॉरवर्ड में क्या, ओपन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर, बैलेंस बिटवीन एआई प्रमोशन एंड एआई गवर्नेंस, ये बैलेंस बनेगा। कस्टोडियल वायलेंस, ठीक है, वायलेंस इन ह्यूमन एंड जुडिशियल कस्टडी, इसे कस्टोडियल वायलेंस कहते हैं। जो ह्यूमन, जैसे पी जयराज और बेनिक्स की तमिलनाडु में कस्टोडियल डेथ हुई थी ना, पी जयराज, ये बीजेपी के होंगे, पी जयराज और बेनिक्स, पी जयराज और बेनिक्स। एनवी रमन्ना का ये कोट कर सकते हो तुम स्टेटमेंट ना, threat to human rights is highest in police stations. Custodial tortures and other police atrocities are problems which still prevails in our society, ठीक है। मतलब ह्यूमन राइट्स को जो थ्रेट्स है वो सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशंस के अंदर ही है। तो हम कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करते हैं, भाई वो कहाँ गई, कोलैबोरेशन तो है ही नहीं, पुलिस पीपल मिसट्रस्ट है, ठीक है। तो थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स हाईएस्ट इन पुलिस स्टेशन, हर 2 दिन में एक बंदा पुलिस कस्टडी में मारा जाता है। अब जो यूटिलिटेरियन अप्रोच है वो तो कहेगी कि टॉर्चरिंग और टेररिस्ट बढ़िया है, क्योंकि उससे वो प्लॉट अनकवर हो जाएगा और उससे हम बहुत सारी लाइफ को सेव कर पाएंगे। पर कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स या कांट की जो डियोंटोलॉजी है वो कहेगी कि पीपल कैन नॉट बी मीन्स टू एंड्स बट एंड्स आर देमसेल्फ। तो टॉर्चर इज नॉट एन एथिकल एक्शन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एंड, ठीक है। अगर टेप रिकॉर्डर नॉट वर्किंग, हम उनसे पाउंड कर सकते हैं बट नॉट ह्यूमंस। तो एथिकल अप्रोचेस के हिसाब से हम जाएंगे कस्टोडियल वायलेंस में, यूटिलिटेरियनिज्म, डियोंटोलॉजी, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म इज अ टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। और फिर ह्यूमन राइट्स अप्रोच, ह्यूमन राइट अप्रोच क्या कहती है कि हमें विक्टिम्स जो है उनको सेल्फ इंक्रिमिनेट करने के लिए फोर्स करा जाता है, जैसे भीम मूवी है ना, उसमें करा जाता था। और उनका जो राइट टू स्टे साइलेंट है उसको कर्ब कर दिया जाता है। टॉर्चर टू सप्रेस फ्रीडम टू एक्सप्रेस वनसेल्फ, टॉर्चर कर्टेल्स इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ठीक है, इसलिए वो अनजस्टिफाइबल है। अब कॉन्सिक्वेंशलिस्ट जो है अगेंस्ट टॉर्चर, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अगेंस्ट टॉर्चर, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट का कहता है भाई टॉर्चर तो गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज वो उनका कहना है कि स्लिपरी स्लोप फैलेसी भी हमने पहले पढ़ी है, बट इनका कहना है कि टॉर्चर इज अ स्लिपरी स्लोप। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई रिपीटेड यूज ऑफ टॉर्चर, उससे सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। तो अब जहाँ भी मैं सोशल एक्सेप्टेंस वर्ड लिखूंगा ना, वहाँ पे उसे स्लिपरी स्लोप बताऊंगा। तो इन इफेक्टिव इंटेग्रोगेशन टूल है, ठीक है। एक तो ये सोशल स्लिपरी स्लोप है, ऊपर से ये इन इफेक्टिव भी है। इट डैमेजेस द रेपुटेशन, इंटेग्रिटी, मॉरल अथॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन को हार्म करता है, ना इससे कोई फ़ायदा हो रहा है।
तो ये कर क्यों रहे हैं? ठीक है, ना तो इससे कुछ फ़ायदा हुआ, इंस्टीट्यूशन की इमेज को हार्म हुआ है, ह्यूमैनिटी को हार्म हुआ, ठीक है, ना इससे कोई फ़ायदा हो रहा है। इंटेरोगेशन ये टूल भी इनइफेक्टिव है, स्लिपरी स्लोप है, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर कमिट करते हैं स्ट्रैटेजिक वायलेंस प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, ठीक है। तो ये कर क्यों रहे हैं? ना तो इसका कोई फ़ायदा हो रहा है और इससे नुकसान ही और हो रहा है। तो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट तो ये कहते हैं। जो अपनी लॉ कमीशन की 273 लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है ना, उसका तो कहना है कि प्रीचर्स ऑफ कस्टोडियल वायलेंस उनको जो है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उनकी होनी चाहिए, केवल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए उनका। सही बात है बिल्कुल। सरप्राइज इंस्पेक्शन होना चाहिए एनओईज के द्वारा, नॉन ऑफिशियल विजिटर्स के द्वारा सरप्राइज इंस्पेक्शन बाय एनओईज be made mandatory as suggested by Supreme Court in DI DIC बासु DIG वासु क्या है ये DIC वासु केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि नॉन ऑफिशियल विजिटर्स जो है सरप्राइज इंस्पेक्शन को उनका मैंडेटरी बना देना चाहिए, ठीक है। ये तो लिखना ही है 273 लॉ कमीशन रिपोर्ट, ये वाली चीज़ तो कस्टोडियल वायलेंस में अगर आ गई और ये नहीं लिखी तो गए। तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड नॉट मियरली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। रेटिफाई करता है, हमने रेटिफाई करा, रेटिफाई करो यूएन कन्वेंशन ऑन टॉर्चर, ये मैंडेट करेगा रिव्यू ऑफ द कॉलोनियल एराज के जो लॉ है ना, ठीक है। सेटिंग अप इंस्टीट्यूशन, जैसे अभी नॉन ऑफिशियल विजिटर्स की बात कर रहे हैं, ऐसी बोर्ड ऑफ विजिटर्स जैसे इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश करो, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच अपनाओ, ठीक है। कोड अगेंस्ट टॉर्चर इन्फ्लिक्शन। अब हम देखते हैं बुलडोजर जस्टिस के बारे में देखते हैं। अब बुलडोजर जस्टिस में क्या है, एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। अब जो इंक्रोचमेंट हो रही है, अब इसमें इंक्रोचमेंट के कुछ कुछ घाटे कुछ कुछ फ़ायदे दोनों चीज़ होती है। बैड चीज़ क्या है कि भाई ये फिजिकल एसेट्स का लॉस है, लॉस सोसाइटी के लिए लॉस है, हार्डशिप टू कॉमन पीपल है। अब और इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि भाई जो फ्री कॉन्स्ट्रिक्टेड स्पेस है उसको फ्री कराया जा रहा है। प्यूनिटिव स्टेप्स डिमोटिवेट करता है ऐसी इंक्रोचमेंट को फ्यूचर के लिए। फिर इंक्रीज करता है अथॉरिटीज़ का रिवेन्यू, ठीक है, जाकि वो रिहेबिलिटेट कर सके इन लोगों को। अब पीपल मेक रिलीजियस स्ट्रक्चर्स डिमोलिशन, उसके बाद इन लोगों को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंक्रोचमेंट की ये बात है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, बेसिक एमिनिटीज़, ठीक है, अनप्लान्ड ग्रोथ, इन सब की बात हो रही है। कंस्ट्रिक्शन ऑफ पब्लिक स्पेस, वल्नरेबल टू डिजास्टर, कॉल्यूशन विद अथॉरिटीज़, ये सब चीज़ें इंक्रोचमेंट को लेके दिक्कत है भाई। अब गीता के अंदर एक चीज़ लिखी है, कंपैशन इज कंपैशन एट द रूट्स ऑफ अ ट्री कॉल्ड धर्मा। कहीं पे भी कुछ भी कोट आए कंपैशन से रिलेटेड ये चाहिए, तो कंपैशन इज एट द रूट ऑफ अ ट्री कॉल्ड धर्मा। अब राइट टू बी हर्ड, एंड ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का राइट है, राइट टू बी हर्ड, ठीक है। और ये कलेक्टिव पनिशमेंट का ग्लोरिफिकेशन ना मीडिया के द्वारा, इससे क्या जो ट्रुथ बिहाइंड डिमोलिशन इज ये सीकिंग ट्रूथ रेदर देन सीकिंग ट्रूथ, ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट्स है, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो फाइंड मेंशन इन मैग्ना कार्टा विच एग्रीज इन फेवर ऑफ ट्रिनिटी। देखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की एक ट्रिनिटी है, ठीक है। हियर इंटेरोगेट एडजुडिकेट, पहले सुनो फिर इंटेरोगेशन करो फिर एडजुडिकेशन करो। हियर इंटेरोगेट एडजुकेट, तो इसमें तो तुम सुन ही नहीं रहे, इंटेरोगेशन की तो बात ही नहीं है, सीधा एडजुडिकेशन कर दे रहे हो, ठीक है। अब एथिकल इश्यूज क्या क्या है इसके अंदर, एक तो आर्टिकल 300 ए राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नो पर्सन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज अथॉरिटी सेव बाय द प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है ना ये बुलडोज़र वगैरह की, ये आर्टिकल 19 को अपना इन्फ्लुएंस करता है, एंड ये दिखाता है एपथी ऑफ द कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है।
कमिटेड ब्यूरोक्रेसी में एनसीआर होता है, नेपोटिज्म, अपना करप्शन, रेड टेपिज्म, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस वाली चीज़ नहीं होती, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है और पॉलिटिकल पैट्रोनेज होती है, और जो होते हैं स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ये वाली कमिटेड ब्यूरोक्रेसी ऐसी ऐसे काम करती है। इट इज़ अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है, फंडामेंटल जस्टिस के भी खिलाफ है, जो फेयरनेस, रीजनेबलनेस और एडहेरेंस टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन लीगल सिस्टम, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल जैसे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जो हमारी पूरी जुरिडिक्शनल ये है ना, जुडिशियल जुरिडिक्शन, ये बेस्ड इसी प्रिंसिपल पे है, प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट अंटिल फाउंड गिल्टी, ठीक है। अब हम देखते हैं एथिक्स इन जर्नलिज्म की हम बात करते हैं। तो जर्नलिज्म में क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आईबी है ना, उन्होंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स बैन कर दिए, स्प्रेड कर रहे थे जो फेक न्यूज़। गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करी चैनल्स को लेके ऑन यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट एंड जहांगीरपुरी वायलेंस को लेके। जहांगीरपुरी में जो वायलेंस हुई, यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट, गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करी कि भाई जर्नलिज्म सुधारो अपनी। फिर आगे आता है थाली, टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, इन्वेस्टिगेट बोथ साइड ऑफ अ स्टोरी इन एन अनबायस्ड मैनर। फिर है, ये ऑनेस्टी नहीं है, ह्यूमननेस है, कि इम्पैथी फॉर द सब्जेक्ट्स हमेशा होनी चाहिए, उनके इमोशंस को हर्ट ना करें इंटेंशनली या फिर अननेसेसरली कुछ भी। फिर अगला आता है अकाउंटेबिलिटी का, व्हेन कमिट एरर्स उसको रिग्रेट दिखाओ और उसको करेक्ट करो। प्रेस काउंसिल टू वर्क कोऑपरेटली विद प्रेस टू इंश्योर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वेरिटास वर्स लिबर्टास का क्या कहना है, द ट्रूथ शेल सेट यू फ्री, ऑलवेज स्ट्राइव फॉर एक्यूरेसी, गिव ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स एंड यूज दैट हैज़ बीन चेक्ड, ठीक है। तो ये थाली हमने देख लिया, वेरिटास वर्स लिबर्टास हो गया। अब इलीगल डिमोलिशंस का जो स्ट्रक्चर हो रहा है ना, यूपी, कर्नाटका, हरियाणा में जो ये ऐसे लॉज आए हैं टू रिकवर डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये रिस्पॉन्सिबल लगते हैं, बट ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को इंडेंजर करते हैं। जैसे कि एथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं, जैसे सोलो है, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी, ठीक है। हेयर ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिवनेस टू एक्चुअल ग्रीवेंसेस मिसिंग है। अब बाकी क्या है, नॉन पार्टीशन एंड इम्पार्शियलिटी मिसिंग है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है। अब वायलेट करता है ये कुछ कुछ चीज़ों को, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ह्यूमन राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ज्यूरिस्प्रूडेंस को, इनोसेंट फाउंड गिल्टी। जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है वो इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी एंड क्वेश्चन करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं जर्नलिज्म से, अब हम करना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।